नमस्ते बच्चों, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय और साथ में इस उदाहरण को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रश्नावली 1.1 से पहले दिया गया है। ठीक है, कक्षा 10वीं का गणित हमारा चल रहा है तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएंगी, तो वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। प्रमेय पढ़ने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, सबको हम लोग सीखने के बाद इस सवाल को करेंगे और बहुत ही आसान तरीका हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग समझने से पहले दो चीज़ें पहले समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए बच्चों, भाज्य संख्या, अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या की, है ना। भाज्य संख्या ध्यान से समझते जाइएगा, सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब भाज्य संख्या क्या होती है, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 है बच्चों, ठीक है। अब ये 6 जो है वो किस किस संख्या से कट सकता है या किस किस संख्या से भाग इसमें जा सकता है। तो अगर देखें तो 6 जो है 1 से भी कट जाएगा, है ना। 6/1 करेंगे तो 6 ही आएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। ये जो 6 है बच्चों, ये 2 से भी कट जाएगा, और ये जो 6 है ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6 होता है। और ये जो 6 है वो 6 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो संख्या 6 है वो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है। तो जब कोई संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है तो वो हमारा भाज्य संख्या होता है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या जैसे समझिए, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या वो होता है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे या फिर खुद से कटे। ठीक है, एक और खुद से तो सभी संख्याएं कटती हैं, है ना। तो अभाज्य संख्या जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 7 है ना। तो 7 किससे कटेगा? 7 या तो 1 से कटेगा या फिर खुद 7 से ही कटेगा। तो जो संख्या 1 से कटे, 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो यानी स्वयं से विभाजित हो, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। भाज्य संख्या किसी और संख्या से भी कट सकती है ना। और लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है, वो हमारा खुद से और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर बच्चों अभाज्य संख्या कुछ जान लीजिए कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या, हमारा पहला अभाज्य संख्या होता है 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। अब आप कहेंगे कि 9 भी होगा, लेकिन 9 जो है 3 से कट जाता है, तो 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के बाद यहाँ पर 11 होता है अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पर 13 होता है, फिर आप कहेंगे कि 15 भी होगा, लेकिन 15 तो 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। तो 15 के आगे जाएंगे तो हम लोग 17 मिलेगा हमको। 17 के बाद फिर 19 है अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पर 23 है, 21 भी हमारा कट जाता है, 7 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है ना। तो ये सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएँ हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए बच्चों, ये जो है ये हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। तो आपसे कभी कभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है सबसे छोटी, है ना। लिख देते हैं हम, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी है बच्चों? यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2, ठीक है। और सबसे छोटी होने के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करिए कि भाई 2 के अलावा इधर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या 2 ही सिर्फ ऐसा है जो कि सम संख्या है, यानी केवल और केवल एक ही सम संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है और वो है हमारी 2, है ना। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या आपको अभाज्य नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे ये जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी इधर क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं, यानी विषम संख्याएं हैं। विषम मतलब क्या? जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। विषम संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो सारी अभाज्य संख्याएं, सिर्फ 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हमारी विषम संख्या होती है। क्लियर हो गई बात? तो भाज्य और अभाज्य में आपको अंतर पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा बच्चों, हम एक
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 12 है, एक संख्या है 12 है, ठीक है। ये हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक भाज्य संख्या है, अब इस भाज्य संख्या को हम किसके किसके गुणनखंड में लिख सकते हैं? गुणनखंड का मतलब है कि गुणा में, किस किस के गुणा में लिख सकते हैं। तो इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 12, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 6, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 4, ठीक है। बस इतना ही ना होगा, उसके बाद तो फिर वही 4 गुणे 3 लिखिए, मतलब 3 गुणे 4 ही हो जाएगा, या फिर 6 गुणे 2 लिखिए, या फिर 2 गुणे 6 लिखिए, एक ही बात है। 12 गुणे 1 लिखिए या फिर 1 गुणे 12 लिखिए। अब यहाँ पर एक बात बताइए बच्चों, ये जो संख्या है 12, ये 12 जो है ये यहाँ पर 1 और 12 इन दोनों से कटेगा, 2 और 6 इन दोनों से भी कटेगा, 3 और 4 इन दोनों से भी कटेगा। तो क्या आप यहाँ पर आप इसके गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है देख लीजिए, कितना है? 1 2 3 4 5 6, माने इन 6 संख्या से ही ये हमारा 12 कट सकता है। तो ये जितने संख्याओं से कोई संख्या कट सकती है वो उनके गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं यहाँ तक? अब यहाँ पर ज़रा गौर से समझिएगा, इस 1 गुणे 12 को देखिए। अब इसमें जो है ये तो हमारा भाज्य संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो ये वाला बच्चों हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ ना, हमको इस 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस 3 और 4 को देखें तो 3 और 4 में देखिए, 3 तो मान लीजिए कि हमारा अभाज्य है, लेकिन 4 जो है ये तो हमारा भाज्य संख्या है ना, तो ये भी जो गुणनखंड हम किए हैं यहाँ पर वो हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। हमको क्या करना है? अभाज्य संख्याओं को लेकर गुणा करें ताकि हमारा 12 मिल जाए, है ना। तो अब इस 12 को हम लोग सीखेंगे, या फिर कोई भी संख्या दे दे उसको हम लोग सीखेंगे कि भाई अभाज्य गुणनखंड में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 12, मान लीजिए कि ये 12 ही है, ठीक है। हम यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए। हमारे पास कौन सी संख्या है? 12 है। अब इस 12 को हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे भाई? वही चीज़, भाग देते जाइए। सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, है ना, तो 2 से इसको भाग दीजिए, 2 छक्के 12 जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये 6 जो है सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, जहाँ पे भी सम संख्या दिखे आपको उसको 2 से काट दीजिए, है ना। 2 से इसको काटिए, 2 3 6। अब ये 3 किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा, यानी 3 एकम 3। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, जो इधर आया है सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ बच्चों। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर 2 गुणे 3 है ना, यहाँ पर लास्ट में 3 है। तो अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे हमारे अभाज्य संख्या हैं। तो ये जो 12 जो है एक भाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्याओं में टूट जाता है ना। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि अगर आपके पास कोई भाज्य संख्या है तो वो संख्या अभाज्य गुणनखंडों में टूट जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ये भाज्य संख्या है, ये सारे के सारे हमारे अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को। तो बात क्लियर हो गई ना? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? सीधे सीधे कि अगर आपके पास कोई भाज्य संख्या है यानी कटने वाली संख्या है तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये है आपका। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी का प्रयोग करके यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही हमको HCF और LCM निकालना होता है बच्चों। यहाँ पर छोटी सी चीज़ और समझिएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको पावर के रूप में बदलना हो, पावर के रूप में, है ना, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पर 2 का कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार गुणा हुआ है। जो संख्या जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसके पावर में हम उतना चढ़ा देते हैं। 2 कितनी बार गुणा हुआ है, यानी 2 यहाँ पर लिखेंगे, और 1 2 बार गुणा हुआ है तो 2 पावर चढ़ जाएगा। 1 बार गुणा हुआ था तो 1 पावर चढ़ जाता। 4 बार गुणा होता 2 का तो 2 की पावर 4 हो जाता। समझ में बात आ गई? इनटू ये 3 जो है 3 कितनी बार गुणा हुआ है? 1 ही बार, तो पावर में 1 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो पावर बनाने आपको अब आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर इसको चलिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है।
सॉल्यूशन इसका देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। हमारे पास दो संख्या है, कौन कौन सी, एक है 6 और एक है 20। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको चाहे कितनी भी संख्याएं दे दिए उसका HCF और LCM आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उससे आप सिर्फ 2 ही संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 ही संख्याओं का। लेकिन इस विधि से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कितनी भी संख्या दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कितना भी दे दे, आप उनका HCF और LCM निकाल पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि में जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनखंड करना होता है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो इस 6 को बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर जब आप 6 का गुणनखंड करेंगे, हमारे पास 6 है, 2 से काटिए, 2 3 6, फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 1 कम 3, यानी 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो ये हुआ हमारा 2 गुणे 3 हुआ। अब दोनों एक एक बार गुणा हुआ है तो पावर 1 यहाँ भी, पावर 1 यहाँ भी लगा सकते हैं। जो संख्या जितनी बार गुणा होता है पावर में उतना हम चढ़ा देते हैं, ठीक है, घात में। अब 20 का गुणनखंड करते हैं, चलिए यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो 20 है हमारा, ये 2 से कटेगा, 2 दाहम 20 होता है, फिर ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 होता है, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 5 हो जाएगा। यानी 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, है ना। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम अगर पावर में लिखें तो पावर में कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 बार गुणा हुआ है तो पावर 2 हो गया, इंटू 5 का गुणा 1 बार हुआ है तो पावर में 5 हो गया। अब यहाँ से इतना काम करने के बाद अब आपको LCM और HCF निकालना है यहाँ पर। तो तरीका देखिएगा क्या होता है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर HCF निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF क्या होगा, किसका किसका, 6 और 20 का, है ना। HCF देखिएगा तो यहाँ पर एकदम बहुत सटीक सा तरीका यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। HCF निकालना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आपको HCF निकालना है ना, HCF निकालना है तो आपको क्या करना है, कॉमन मतलब जो सब में रहे, अभी आपको समझाएंगे। कॉमन का सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा घात, है ना, सबसे छोटा घात लेते हैं। लेकिन LCM निकालते टाइम हम लोग सभी का बड़ा पावर लेते हैं, यानी बड़ा घात लेते हैं, सभी का बड़ा घात हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि HCF निकालते टाइम हम लोग कॉमन देखते हैं, है ना। कॉमन मतलब जो सभी में है, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं हिंदी में। तो HCF हमारा क्या होता है, कॉमन का सबसे छोटा घात, है ना। जो कॉमन होगा उसका हम सबसे छोटा घात ले लेंगे। लेकिन LCM में हम लोग क्या करेंगे, सभी का बड़ा घात। अब यहाँ पर इसमें लगाइए, देखिएगा। HCF में हमने क्या बताया, जो कॉमन होगा उसका छोटा घात लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो देखिए बच्चों, इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज़ है, यानी जो दोनों में हो, है ना। अगर 3 संख्याएं दी हैं तो हम तीनों में देखते हैं कि तीनों में क्या चीज़ है। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, है ना। तो 6 और 20 में 2 हमको दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो मतलब 2 हमारा कॉमन है। तो 2 को हम ले लिए, है ना, 2 को हम ले लिए क्योंकि 2 हमारा कॉमन था। अब 2 का हम लोग जब HCF निकालते हैं तो छोटा वाला घात लेते हैं। तो छोटा वाला घात देखिए, 2 का यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 ही घात है। तो 2 और 1 में छोटा कौन होगा, घात 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या और कुछ कॉमन है, अब नहीं है कॉमन। ये 3 है, यहाँ 5 है, अलग अलग है ना। अगर कुछ और होता कॉमन, या दोनों में जो और होता, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई गुणा करके यहाँ पर और आगे ले लेते। लेकिन यहाँ पर तो इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर, यानी HCF इसका आ जाएगा बच्चों। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी 2 का 1 बार गुणा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसी का हम लोग LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, LCM निकालते हैं। किसका 6 और 20 का, ठीक है। अब यहाँ पर LCM के लिए हमने क्या बताया, सभी का बड़ा बड़ा घात लेना है। अब आपको इसमें कौन कौन सी संख्या दिख रही है, दोनों को मिलाकर, ठीक है। दोनों को मिलाकर आपको 2 दिख रहा है, 2 को ले लीजिए। फिर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 को ले लीजिए। फिर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। आपको सब में देखना है, मतलब दोनों तीनों जितनी संख्याएं दी रही होंगी सब में देखना है कि सबका गुणनखंड आपको जो संख्याएं आपको दिख रही हैं उसको ले लेना है LCM के केस में, ठीक है। अब
यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सभी का बड़ा घात लेना है, बड़ा घात। अब आपको देखना है कि 2 है ना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 का बड़ा पावर लेना है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हमको बड़ा पावर चाहिए, मतलब 2 लेना है हमको। तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 3 है ना, तो 3 यहाँ पर है, 3 का तो घात 1 ही है, मतलब बड़ा कहिए, छोटा कहिए, बराबर कहिए, घात तो यही है ना, तो 3 का घात 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का घात भी 1 हो जाएगा। इसको बस आप हल कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। कैसे, देखते जाइए। 2 का पावर 2 यानी 2 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 4 आएगा, है ना। फिर 3 का पावर 1 मतलब 3, और 5 का पावर 1 मतलब 5। इसको गुणा करिए, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, यानी यहाँ पर 6 और 20 का जो एलसीएम होगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 60 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। आपके किताब में थोड़ा सा अलग तरीके से बता रखा है, आप चाहे तो किताब देख सकते हैं, एनसीईआरटी किताब से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग से बताया है, लेकिन बात वही चीज़ लिखा है उसमें, है ना। क्या लिखा गया है, कॉमन का सबसे छोटा घात, यहाँ पर एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ निकालते टाइम कॉमन का यानी जो उभयनिष्ठ है उसका सबसे छोटा घात लेते हैं। एलसीएम निकालते टाइम सभी का बड़ा बड़ा घात लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ हम यहाँ पर और आपका थोड़ा सा समझाना चाहेंगे और आपका समय लेना चाहेंगे, क्या है देखिएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आता है, हर जगह ये पूछा जाता है, कभी कभी तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक ना। देखिएगा क्या है, अगर आपके पास 2 संख्या है, 2 संख्या, ठीक है, कोई भी 2 संख्या, मान लीजिए कि ए और बी है, तो कोई भी अगर 2 संख्या रहे ए और बी, तो यहाँ पर उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, यानी एलसीएम ऑफ ए बी, है ना, ए और बी का एलसीएम और गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी यानी ए और बी का एचसीएफ, इन दोनों का गुणा बच्चों किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, यानी ए गुणे बी के बराबर होता है। अब इस चीज़ को आप यहाँ से थोड़ा सा वेरीफाई करके देख सकते हैं। चलिए ये जो सवाल अभी हम करवाए हैं ना, इसी पर इसको लागू करके देखते हैं, लागू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्या के गुणा के बराबर होगा। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का पहले गुणा करिए। एलसीएम कितना है यहाँ पर 60 है ना, एलसीएम कितना है 60 है, एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, 2 आया है, ये कितना हुआ 6 दूना 12 यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ का तो गुणा कर लिए, अब दोनों संख्याओं को गुणा करके देखते हैं। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 6 और 20 है, तो हम 6 और 20 का भी गुणा करके यहाँ पर देखते हैं। तो 20 छक्के कितना होता है 120 होता है। तो क्या यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा या गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। इसके सवाल भी हम आगे करवाएंगे आगे की वीडियोज़ में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, आपको पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ा देंगे हम यहाँ पर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।